Okay, let's move on to the next topic of the course, numerical analysis and computation, and the topic is solution of nonlinear equations. Before discussing the solution, let's discuss what are nonlinear equations. This is the general representation of any kind of nonlinear equations, but the condition of f of x is that f of x should be a nonlinear function. So let's see what kind of nonlinear functions we have. We can have a nonlinear algebraic function in which this left side of the equation is a nonlinear algebraic function. So f of x का नॉन-लीनियर होना बहुत ज़रूरी है. जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है नॉन-लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस की, जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो फंक्शन है ये नॉन-लीनियर है. ऑफ कोर्स ये नॉन-लीनियर है क्योंकि इसमें हम x की पावर्स 1 के अलावा देख रहे हैं कुछ. और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में जो राइट साइड पे 10 है इसको हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे और वो जो फंक्शन पूरा होगा वो हमारा नॉन लीनियर फंक्शन कंसीडर होगा जिसकी बेस पे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सो नॉन लीनियर इक्वेशन में हमने राइट साइड को हमेशा जीरो करना है जब हमने सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है. सिमिलरली ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी होते हैं नॉन लीनियर, जिस तरह एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो जाए, साइन इन्वॉल्व हो जाए, तो ये भी नॉन लीनियर फंक्शन होंगे. इसमें भी सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में आप टेंजेंट एक्स को लेफ्ट साइड पे लाएंगे और राइट साइड को जीरो करेंगे जब आप सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे. सिमिलरली लॉगरिथमिक का फंक्शन, साइन का फंक्शन अगर इन्वॉल्व हो जाए तो इक्वेशन हमारी नॉन लीनियर हो जाएगी. सो अब हमने मूव करना है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन. इनका हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है. ओके, न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. तो उस केस में हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देना होता है जो कि हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स लगा कर देते हैं. सो नॉन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड हैं वो है बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, सीकेंट मेथड, रेगुलर फाल्सी फिक्स पॉइंट मेथड. इसके अलावा और भी लिटरेचर में मेथड है, लेकिन इस कोर्स में जिन मेथड पे हम फोकस करेंगे वो बाइसेक्शन, न्यूटन और सीकेंट मेथड होगा. सो इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले एक जनरल रूट ब्रैकेटिंग क्राइटेरिया डिस्कस करना चाहूंगा. ये रूट ब्रैकेटिंग क्राइटेरिया जनरल है किसी भी फंक्शन के रूट को कैप्चर करने के लिए बिटवीन टू इंटीजर वैल्यूज या बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स. रूट ब्रैकेटिंग क्राइटेरिया बेस करता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे, जो कि कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूअस है और हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि फंक्शन की वैल्यू ए पे नेगेटिव थी और देखा कि फंक्शन की वैल्यू बी पे पॉजिटिव थी, या इसका ऑपोजिट, फंक्शन की वैल्यू ए पे पॉजिटिव थी और फंक्शन की वैल्यू बी पे नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब है, ये गारंटी है कि रूट ए और बी इंटरवल के बीच बीच में कोई नंबर है जिसमें रूट होगा. सो बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन क्या है. सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन उसका रूट फाइंड करना है. वो ऐसा नंबर जिस पे फंक्शन डेड हो रहा है, जिस पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, जिस पे फंक्शन अपने एक्स एक्सिस को काट रहा है, वो बेसिकली रूट होता है और वही सॉल्यूशन होता है नॉन लीनियर इक्वेशन का. सो ये ऊपर वाली बात है जो ग्रीन और ब्लू में लिखी है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि फंक्शन की वैल्यू ए और फंक्शन की वैल्यू बी पे अगर लें और उसका प्रोडक्ट करें तो वो नेगेटिव आएगा. ऑफ कोर्स पहले ए पे नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस इज माइनस एंड पॉजिटिव नेगेटिव इज आल्सो माइनस. तो इन शॉर्ट ये ऊपर वाली बात को अगर एक बात में लिखें तो वो ये है, if the product of function की value at two different number is less than 0, then it is guarantee that truth lies between those number. वो a और b के बीच में गारंटी हो जाएगी कि रूट हमारा लाई करता है. इस बात की ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो अगर हम पहला ग्रीन वाला केस लें जिसमें a पे फंक्शन की वैल्यू ऑफ कोर्स नेगेटिव है, ये नेगेटिव y पे है, और b पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके बीच में फंक्शन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है तो कोई ऐसा पॉइंट लाजमी होगा जहां से उसने एक्स एक्सिस को काटा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस करके उसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई. इन अ सिमिलर मैनर दूसरे केस में फंक्शन की वैल्यू ए पे पॉजिटिव थी और फंक्शन की वैल्यू बी पे नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए एक ऐसा पॉइंट लाजमी था जहां पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होके फिर नेगेटिव हुई है, पॉजिटिव से होते होते जीरो होके
फिर नेगेटिव हुई है, तो सी हमारा इस केस में रूट होगा जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 हुई है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट मेथड टू सॉल्व non-linear equation and the method is bisection method. बाइसेक्शन मेथड को आसान अल्फाज में बताऊं तो बाइसेक्शन मेथड में हमने बार बार रूट ब्रैकेटिंग क्राइटेरिया लगाते रहना है हत्ता कि हम अपने रूट तक पहुंच जाएं। और रूट तक पहुंचने का मतलब यह है कि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इज 0। जो रूट हमारा होगा उस पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इन बाइसेक्शन मेथड पहली शर्त यही है f of x is a non-linear equation, f of x is equal to 0 is a non-linear equation where f is a continuous function defined on a b। और अगली चीज कि f of a and f of b has different sign। इसका मतलब ये गारंटी हो चुकी है, रूट ब्रैकेटिंग क्राइटेरिया लगाने के बाद आप बाइसेक्शन मेथड की तरफ मूव करें, आपने ये गारंटी ले ली है कि f of a और f of b पे डिफरेंट साइन है, इसका मतलब रूट a और b के बीच में है। और डिफरेंट साइन का मतलब कि f of a प्रोडक्ट f of b इज लेस देन 0। सो आपने रूट ब्रैकेटिंग क्राइटेरिया लगाया, उससे आपने कंफर्म कर लिया कि रूट a और b के बीच है, आप कंप्यूट करें उसका मिड पॉइंट। बाइसेक्शन मेथड का मतलब ही बाइसेक्ट करना है, आप उस पॉइंट को बाइसेक्ट कर लें, तोड़ लें दो हिस्सों में, तो आप a और b को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। ओके, अगर तो उस पॉइंट P1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई तो इसका क्या मतलब है कि P1 इज द रूट अगर फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज लेस देन टॉलरेंस। दिस एप्सिलॉन वर्ड इज टॉलरेंस। टॉलरेंस को आसान अल्फाज में बताऊं तो आप फंक्शन की वैल्यू को कितने डीपीज तक 0 देखना चाह रहे हैं। आप सॉल्यूशन ऑफ नॉन-लीनियर इक्वेशन में अक्सर एक चीज देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट एग्जैक्टली 0 नहीं होगी, लेकिन जितनी आपकी टॉलरेंस होगी वहां तक 0 हो गई तो आप स्टॉप कर देंगे। ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो चलता जाएगा, लेकिन आप एक टॉलरेंस महदूद कर देंगे कि आपने 4 डीपीज तक रूट को फिक्स करना है, 4 डीपीज तक वैल्यू फाइंड करनी थी, 5 तक, 6 तक, तो वो डिपेंड करता है इस टॉलरेंस पे। अगर आप 4 डीपीज तक का रूट फाइंड करना चाहते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 4 डीपीज तक अगर 0 हो गई, इसका मतलब आपको रूट मिल गया। इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आगे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अगर तो ये हो गया कि P1 0 हो गया या लेस देन टॉलरेंस होगी फंक्शन की वैल्यू, तो रूट हमारा मिल चुका है जो कि P1 हमारा रूट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, फंक्शन की वैल्यू P1 इज नॉट इक्वल टू 0 या नॉट लेस देन टॉलरेंस, देन अगेन फाइंड द रीजन ऑफ ऑपोजिट साइन। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज आपके पास कैसे हैं? ए पे फॉर एग्जांपल फंक्शन की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव है और बी पे फॉर एग्जांपल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, दैट्स व्हाई आपने उसका मिड पॉइंट कंप्यूट किया। बाइसेक्शन मेथड जिस तरह कह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका मिड पॉइंट कंप्यूट किया। अब डिपेंड करता है कि इस पी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। अगर तो ये पॉजिटिव हुई तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसल हो जाएगी, हमारा रूट अब P1 और B के बीच लाई करेगा क्योंकि ये हमारा रीजन ऑफ ऑपोजिट साइन है। लेकिन दूसरा केस, अगर हमारे पास ये A है, ये B है, अगेन यहाँ A पे पॉजिटिव है फंक्शन की वैल्यू और B पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और P1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी और ये पॉसिबिलिटी हमारी एक्सेप्ट होगी क्योंकि दिस इज द रीजन ऑफ ऑपोजिट साइंस। सो आई होप सो यू गॉट द आइडिया। सो रीजन ऑफ ऑपोजिट साइड फाइंड करने का क्या तरीका है, आप फंक्शन की वैल्यू P1 पे प्रोडक्ट करें फंक्शन की वैल्यू A से, अगर वो लेस देन 0 हुई तो इसका मतलब है ये रीजन ऑफ ऑपोजिट साइन होगा। तो फिर आप P2 कंप्यूट करेंगे, ऑफ कोर्स A और P1 आपका नया इंटरवल सिलेक्ट होगा, उसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा केस ये है कि P1 पे फंक्शन की वैल्यू और प्रोडक्ट हो रही है B पे फंक्शन की वैल्यू से और वो लेस देन 0 होती है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट होगी। इस केस में P1 और B हमारा रीजन होगा ऑपोजिट साइन का, और उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। हियर यू कैन सी। सो फिर दोबारा चेक लगेगा फंक्शन की वैल्यू P1 पे क्या 0 हो गई है या लेस देन टॉलरेंस हो गई है। इस वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेस देन टॉलरेंस को दोबारा।
अगर तो ऐसा हो गया तो ये रूट है, अगर ऐसा नहीं हुआ फिर आप नया रीजन ऑफ ऑपोजिट साइन फाइंड करें और जो आपका रीजन ऑफ ऑपोजिट साइन सिलेक्ट होगा उसको फिर बाइसेक्ट करें और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन करते जाएं। स्टॉप कब करना है? स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है कि फंक्शन की वैल्यू उस रूट पे 0 हो जाए या लेस देन टॉलरेंस हो जाए, या इसका और स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है कि रूट जो है वो रिपीट हो जाए, उतने डीपीज तक रिपीट हो जाए जितने डीपीज तक हमारी रिक्वायरमेंट थी, उतने डीपीज तक हमारा रूट रिपीट हो जाए। इस चीज को हम अभी अपना क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखते हैं। So let's move towards the question, and question is given a non-linear equation. This is the non-linear equation. Of course this is non-linear because 2 की पावर x यहाँ पे नजर आ रही है, इसकी वजह से इक्वेशन नॉन-लीनियर। तो हमने बाइसेक्शन मेथड को यूज करना है, इस इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे और रूट हमें 4 डीपीज तक का चाहिए, 4 डीपीज तक रूट चाहिए। हमारी टॉलरेंस 10 रेज़ टू पावर -4 है। इस 10 रेज़ टू पावर -4 का एग्जैक्टली यही मतलब है कि हमारा जो रूट है वो 4 डीपीज तक करेक्ट होना चाहिए। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम अपने रूट को ब्रैकेट कर लेंगे। ब्रैकेट करने के लिए मैं रैंडम इंटीजर्स लूंगा, -2, -1, 0, 1 और 2। इन रैंडम इंटीजर्स पे मैं फंक्शन की वैल्यूज कंप्यूट करूंगा। -2 को इस फंक्शन में पुट किया, ऊपर वाले में जो गिवन फंक्शन था, तो ये वैल्यू आई, -1 पे ये आई, 0 पे ये आई, 1 पे ये आई और 2 पे ये। मेरे लिए ये वैल्यूज मैटर नहीं कर रही, मेरे लिए इन वैल्यूज के साइन मैटर कर रहे हैं, क्योंकि इन साइन की बेस पे, फंक्शन की वैल्यू के साइन की बेस पे मैं डिसीजन लूंगा कि मेरा रूट किन इंटीजर्स के बीच में है। सो यू कैन सी -2 पे वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव है, -1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 पे भी पॉजिटिव है, बट 1 पे देखा तो वैल्यू, हियर यू कैन सी वैल्यू नेगेटिव हो गई, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो गई। इसका मतलब 0 और 1 ये x बेसिकली हमारे रूट होंगे। फंक्शन की वैल्यूज को यहाँ से पिक नहीं करना, हमें 0 और 1 से मतलब है। ये वो इंटीजर्स हैं जिनके बीच मेरा रूट ब्रैकेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इन पे फंक्शन की वैल्यू एवेलुएट की, वो अल्टरनेट साइन दे रही थी, इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा था फंक्शन की वैल्यूज का। 0, 1 is my root bracket. So now we will start bisection method. Bisection method की फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, उसके साथ हम ब्रैकेट में 0, 1 लिख रहे हैं क्योंकि 0, 1 मेरी रूट ब्रैकेट है इस केस में, फर्स्ट आइट्रेशन में। ओके, मैं इस 0 और 1 को ऐड कर दूंगा, 2 पे डिवाइड कर दूंगा और P1 फाइंड कर लूंगा। दिस इज माय P1। P1 पे मैंने फंक्शन की वैल्यू देखी, अगेन मेरे लिए वैल्यू मैटर नहीं कर रही, मेरे लिए उसका साइन मैटर कर रहा है। ये वैल्यू का साइन पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 0 पे वैल्यू पॉजिटिव थी, 1 पे वैल्यू नेगेटिव थी। जब P1 जो कि 0.5 है उस पे वैल्यू फंक्शन की देखी तो वो अगेन पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरी ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हुई। अब मेरी जो नई रूट ब्रैकेटिंग होगी वो 0.5 और 1 होगी, जो कि अगली सेकंड आइट्रेशन में हम देख सकते हैं। अगेन ये 0.5 और 1 ऐड होंगे, 2 पे डिवाइड होंगे, नया P2 मिल जाएगा, क्योंकि मेरी अब रूट ब्रैकेटिंग 0.5 और 1 है। 0.5 पे पॉजिटिव है, 1 पे नेगेटिव है, इसका सेंटर जो कि 0.75 है उस पे आ रही है नेगेटिव। मेरी ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट होगी। इसका मतलब 0.5 और 0.75 मेरी नई रूट ब्रैकेटिंग है। In the next iteration you can see 0.5 and 0.75 is my new root bracket. फिर न्यू रूट ब्रैकेटिंग को ऐड करना है, उन दोनों को और 2 पे डिवाइड कर देना है, नेक्स्ट नंबर, फिर फंक्शन की वैल्यू एवेलुएट करनी है, उसकी बेस पे हम अगला डिसीजन लेंगे, अगली रूट ब्रैकेटिंग, और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। अब आप फंक्शन की वैल्यूज को भी ऑब्जर्व करते जाएं साथ साथ, और रूट की वैल्यू को भी ऑब्जर्व करते जाएं। फंक्शन की वैल्यू इस केस में 0.4172 है। फोर्थ आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद फंक्शन की वैल्यू 0.17 समथिंग है, रूट हमारा 0.6875 है। ये रूट है, ये बेसिकली जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये रूट है। फंक्शन की वैल्यूज मेरे लिए जस्ट साइन की वजह से मैटर कर रही हैं या स्टॉपिंग क्राइटेरिया के लिए मैटर करेंगे। अगर हम इसी सिमिलर मैनर में मूव करते जाएंगे और मैं 14th आइट्रेशन अगर देखूं, तो जो कि हम कोड बनाने के बाद देखेंगे, 14th आइट्रेशन में जो रूट आ रहा है वो 0.7322 आ रहा है, और फंक्शन की वैल्यू अगर देखें
जो कि 0.0000021 4 dps तक जीरो आ चुके हैं, विच इज लेस देन टॉलरेंस। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट हो चुका है। लेकिन मैंने अगली आइटरेशन भी परफॉर्म की तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा P15 4 dps तक वही रूट आ रहा है, 4 dps तक फिक्स किया है, इसलिए मैं 4 dps तक इसको लिखा है। तो ये 4 dps तक रिपीट हो चुका है। ऑफ कोर्स अगर ये 4 dps से आगे मैं देख रहा होता तो ये बेशक शायद रिपीट ना होता। सो 4 dps तक रूट मुझे मिल चुका है, मेरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी मीट हो गया कि 4 dps तक फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, जो कि लेस देन टॉलरेंस है। या दूसरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये कि रूट रिपीट हो गया, 4 dps तक रूट रिपीट हो गया, तो ये भी मेरी टॉलरेंस की क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट बाइसेक्शन मेथड, और हमने अब इसका मैटलैब कोड डिवेलप करना है। ओके, कोडिंग में सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर नीडेड टू रन बाइसेक्शन मेथड एल्गोरिथम। सो इंग्रेडिएंट्स आर, हमारे पास एक नॉन लीनियर फंक्शन लाजमी होना चाहिए। ऑफ कोर्स हमने उस फंक्शन का रूट फाइंड करना है, सो एक फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। ओके, अगर हम रूट ब्रैकेटिंग नहीं कर रहे अपने कोड में खुद, तो हमें लेफ्ट साइड ऑफ इंटरवल और राइट साइड ऑफ इंटरवल इनिशियली चाहिए होगा, जिस तरह हमारे क्वेश्चन में 0 और 1 हमने रूट ब्रैकेटिंग करके निकाला था। तो ये हमें अपने कोड में डिफाइन करना होगा, या यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी हमें डिफाइन करनी होंगी, या यूजर से इनपुट लेंगे अगर हम फॉर लूप यूज करें। अगर हम वाइल लूप से करेंगे तो उस केस में हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस की जरूरत नहीं है। अगर टॉलरेंस चाहिए, अगर हमें अपना स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिफाइन करने हैं, इन केस अगर लूप हमने ज्यादा आइट्रेशन के लिए चला दिया लेकिन रूट हमारा कम आइट्रेशन में आ गया है और हमने उसे स्टॉप करना है, तो उस केस में हमें टॉलरेंस चाहिए होगी। सो मैटलैब की तरफ मूव कर जाते हैं। एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम हमने अपना कोड बनाना है। ओके, सबसे पहले मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं। जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स परसेंटेज के साइन की वजह से ये चीज कोड में रीड नहीं होगी। सो इंग्रेडिएंट्स मेरे क्या हैं, एक तो f मेरा फंक्शन। तो फंक्शन डिफाइन करने का ये तरीका होता है, f इज इक्वल टू एट द रेट के बाद आप उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेंशन करते हैं। इस केस में हमारा जो सैंपल क्वेश्चन फंक्शन है वो 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 5 स्टेरिक x प्लस 2, ये हमारा फंक्शन है। सेमीकोलन दे रहा हूँ सप्रेस करने के लिए आउटपुट को। ओके, दूसरी चीज लेफ्ट साइड ऑफ इंटरवल, उसे मैं ए में स्टोर करवा लेता हूँ। ओके, ए में मैं लेफ्ट साइड ऑफ इंटरवल इस केस में हमारी 0 थी, और बी में राइट साइड ऑफ इंटरवल इस केस में हमारी 1 थी। ओके, नंबर ऑफ आइट्रेशन मैं इस केस में 30 फिलहाल रख लेता हूँ, फिर इसको हम चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली। ओके, देन टॉलरेंस, अभी हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया इसमें डिफाइन नहीं करना, तो अभी मैं टॉलरेंस नहीं दे रहा। ओके, अब हमें सोचना है कि क्या हमारे कोड में कोई इफ की कंडीशन तो नहीं है, कहीं किसी कंडीशन पे डिपेंड तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से एल्गोरिथम रन होना चाहिए। तो इस कोड में कंडीशन ये है कि ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ इंटरवल है, इन पे फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा तो हम बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिथम रन करेंगे, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है। सो इफ फंक्शन की वैल्यू एट a स्टैटिक फंक्शन की वैल्यू एट b इज लेस देन 0, तो उस केस में हम अपना प्रोसेस बाइसेक्शन मेथड का करेंगे। ऑफ कोर्स अगर हमारी a और b पे फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट लेस देन 0 ना हुआ, इसका मतलब ये है कि रूट उस ब्रैकेट के बीच में है ही नहीं जो ब्रैकेट आपने सिलेक्ट की। सो इस इफ पे डिपेंड कर रहा है हमारे बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिथम। एल्स अगर ऐसा नहीं होगा तो हम डिस्प्ले दे देते हैं no root between given bracket and end this। ओके, अब हमने जो कोड लिखना है वो ये इफ के बाद जो एरिया है इसमें हमने अपना कोड सारा लिखना है, जो बाइसेक्शन मेथड का प्रोसेस है। ऑफ कोर्स ये एक रिपीटेड प्रोसेस है, तो ये लूप से स्टार्ट होगा, ये सारा कुछ लूप के अंदर लिखा जाएगा। सो फॉर i varies from लूप का वेरिएबल डिफाइन किया i which is from 1 to नंबर ऑफ आइट्रेशन, जितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन परफॉर्म होगी वहां तक लूप जाएगा। सो हमने n में नंबर ऑफ आइट्रेशन स्टोर कराई तो n तक लूप जाएगा, और लूप का एंड लगा देंगे। सो ये लाइंस, डेड लाइंस खत्म हो गई। ओके, सबसे पहला काम क्या होता है बाइसेक्शन मेथड में? बाइसेक्शन मेथड में
हम एक पॉइंट लेते हैं जिस P1 फॉर एग्जांपल, उस केस में P1 लिया था, उसके अंदर हम दोनों इंटरवल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है हर दफ़ा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक C पॉइंट ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं A और B को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, विच इज़ माई बाइसेक्शन मेथड। ओके, अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, ये मेरा A था, ये मेरा B था, लेफ्ट और राइट साइड। फॉर एग्जांपल A में मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है फंक्शन की और B पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ऑफ कोर्स ये होगा तो एल्गोरिदम रन होगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि A पे नेगेटिव है और B पे पॉजिटिव है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसकी वजह से वो बाइसेक्शन मेथड में जाएगा। ओके, हमने C पे A और B का एडिशन करके 2 पे डिवाइड कर दी, अपना मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। ओके, अगर तो C में नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू आई, फंक्शन की वैल्यू नहीं, इसका क्या मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू A पे और उसका प्रोडक्ट C के साथ लेस देन 0 आएगा। ऑफ कोर्स हमारा ये वाला इंटरवल सिलेक्ट होगा उस केस में। सो अगर ऐसा केस हो कि मतलब मेरा A और C इंटरवल सिलेक्ट हुआ है और मैंने इन 3 वेरिएबल के साथ ही प्ले करना है, मैं बार बार नए वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करूंगा, ये A B C 3 वेरिएबल के साथ ही मैंने कोडिंग में प्ले करना है। सो मैं ये B को उठा के, मीन्स के C की वैल्यू मैं B में अगर ले आऊं तो B मेरा उठ के इधर आ जाएगा। सो अगर मैं C की वैल्यू B को दे दूंगा तो B मेरा उठ के C की जगह पे आ जाएगा और मेरा नया इंटरवल AB फिर से वही सिलेक्ट हो जाएगा जो मेरा रिक्वायर्ड इंटरवल होगा। तो इसको अगर मैं कोडिंग की जुबान में लिखना चाहूँ तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज इफ f of A स्टैटिक f of C इज लेस देन 0, उस केस में क्या होगा? एल्स इफ अगर f of B का प्रोडक्ट f of C से लेस देन 0 होगा तो उस केस में क्या होगा? ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सो इस पहले केस में मुझे C की वैल्यू B को असाइन करनी है। सो मैं B इज इक्वल टू सिंपली C लिख दूंगा। इट मीन्स कि जो C की वैल्यू है वो B को असाइन हो जाएगी और अगली दफ़ा जब लूप चलेगा तो वो जब नया बाइसेक्ट करेगा तो उसमें जो B बाइसेक्ट होगा बेसिकली जो C अपडेट हुआ होगा B में वो बाइसेक्ट होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर f of B प्रोडक्ट f of C इज लेस देन 0 तो उस केस में अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये जब C नेगेटिव होगा और ये वाला इंटरवल तब से, तो इस केस में मुझे C की वैल्यू A को असाइन करनी है ताकि A मेरा उठ के इधर आ जाए और फिर वो नया इंटरवल जो सिलेक्ट होगा वो बाइसेक्ट हो। सो मैं A इज इक्वल टू C लिख दूंगा सिंपली। सो दैट्स इट, कोड हमारा कंप्लीट है। लेट्स रन दिस। से हम रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारी 30 आइट्रेशन में क्या हुआ। सो पहले C में ये आई वैल्यू, फिर 0.75, 0.625, 0.6875 और आप देख रहे हैं कि ये चलते चलते जब 14th आइट्रेशन के करीब पहुंचेगा तो 0.7322 जो कि रिपीट हो गया है। इट मीन्स रूट रिपीट हो गया है और ये हमारा डिजायर्ड रूट है और रिपीट होने का मतलब 4 DPs तक उसकी वैल्यू सेम आ गई है। सो कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। जस्ट हमने एक्स्ट्रा चेंजेस कुछ करने हैं या कोड को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है। हम बार बार जो रूट नज़र आ रहा है वो C वेरिएबल में नज़र आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये आइट्रेशन वाइज चले, P1 P2 P3 हमें इस तरह से दिखे। तो उसके लिए जस्ट मैं C को सेमीकोलन करता हूँ और fprintf की कमांड यूज़ कर लूँगा जिसमें मैं P मेंशन करूँगा और %d कर दूँगा। इट मीन्स के इसकी वैल्यू वो कॉमा के बाद से उठाएगा किसी वेरिएबल से और इक्वल का साइन दे दूंगा और %.4f कर देता हूँ एंड कॉमा के बाद जो %d है ये लूप का वेरिएबल डिफाइन करा क्योंकि I 1 2 3 इस तरह से अपने अंदर नंबर लेकर आएगा तो यहाँ से वो P1 P2 P3 P4 इस तरह से मेरा लिखा आ जाएगा और इक्वल के बाद वाली जो चीज़ है वो बेसिकली मेरा रूट है जो कि मेरा हर बार C वेरिएबल में आता है। मैं इधर C कर दूंगा।
So let's run this again. So इसे रन करते हैं और रन करने से अब मेरा P1, P2, P3, P4 में आ रहा है और ये साथ साथ जुड़ा हुआ इसलिए है कि हमने इसमें लाइन चेंज नहीं की। So let's run again और अब आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत अंदाज में P1, P2, P3 और ये इसी तरह से चलता जा रहा है और आइट्रेशन 14, 15 में हमारा रूट रिपीट हो गया था और उसके बाद लेकिन ये 30 आइट्रेशन तक इसलिए चला क्योंकि हमने आइट्रेशन नंबर 30 तक डिफाइन किया हुआ था। अब अगर मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरा रूट रिपीट हो जाता है तो उसके बाद एक्स्ट्रा जो आइट्रेशन परफॉर्म हो रही हैं वो ना हो और रूट रिपीट होते ही जब स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट हो जाए तो मेरा लूप ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो टॉलरेंस डिफाइन करूंगा कितने डीपीज तक मेरा रूट रिपीट हो। तो उसके लिए फिलहाल हम 4 डीपीज के लिए 0.0001 या 10⁻⁻4 भी से कह सकते हैं। टॉलरेंस ई में डिफाइन कर दी। ओके, लाइन नंबर 10 में अगर हम देखें तो लाइन नंबर 10 में सी वेरिएबल में मेरा जो लेटेस्ट वैल्यू रूट की निकल रही है वो सी वेरिएबल में आ रही है, लेकिन जो प्रीवियस वैल्यूज हैं रूट की या तो वो बी वेरिएबल में है या वो ए वेरिएबल में, इन दो में से किसी एक वेरिएबल में प्रीवियस वैल्यू है। सो इसके लिए इफ डिफरेंस ऑफ सी माइनस बी, लेटेस्ट वैल्यू सी में, प्रीवियस वैल्यू बी में, और ये डिफरेंस मैं देखना चाह रहा हूँ एब्सोल्यूट सेंस में। एब्सोल्यूट सेंस में डिफरेंस अगर लेस देन टॉलरेंस हो जाता है विच इज इन ई, या दो कंडीशन लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सो उसके लिए मैं ये बार यूज करूंगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू सी में और प्रीवियस ए में भी हो सकती है तो वो भी लेस देन टॉलरेंस है, या इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये और की कंडीशन है तो ये इफ में, इस वाली इफ में चला जाएगा। अगर ऐसा हो गया कि लेटेस्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू इन एब्सोल्यूट सेंस इज लेस देन टॉलरेंस, ऑफ कोर्स हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया इस केस में मीट कर जाएगा। इसका मतलब आसान अल्फाज में ये है कि दो कंसेक्यूटिव रूट जो हैं वो रिपीट हो चुके हैं। अगर ऐसा हो गया तो उस केस में ब्रेक की कंडीशन लगा दी है। अगर ऐसा हो गया तो इस केस में लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारी एक्स्ट्रा इटरेशन जो में शो हो रही है वो नहीं है। इस स्टॉपिंग क्राइटेरिया को मैं इस एफ प्रिंट एफ के बाद ले आता हूँ कि मैं वो वाला सी करंटली देखना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसे रन करता हूँ सो यू कैन सी आइट्रेशन नंबर 14 के बाद 15 में रूट रिपीट होना था और वहां पे हमारा कोड स्टॉप हो गया। अभी तक ये जो कोड है ये जस्ट इस क्वेश्चन के लिए चल रहा है, जो क्वेश्चन मैंने ऊपर डिफाइन किया, जो लेफ्ट और राइट साइड इंटरवल की डिफाइन की और नंबर ऑफ आइट्रेशन उसके लिए। लेकिन अगर मैं इस कोड को जनरलाइज करना चाह रहा हूँ कि किसी भी नॉन लीनियर फंक्शन के लिए चले, उसकी कोई भी लेफ्ट या राइट साइड दी जाए और जितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन दी जाए और जितनी टॉलरेंस दी जाए, तो जस्ट मुझे करना क्या है, मैं ये जितने इक्वल लिखे हैं इनके बाद मैं इनपुट की कमांड लगा दूंगा। यू कैन सी मैंने यहाँ पे सारे इक्वल्स के बाद इनपुट की कमांड लगा दी। ये कोड जैसे ही रन होगा ये यूजर से डिमांड करेगा, पहले वो एक फंक्शन एंटर करेगा जो कि एफ में स्टोर हो जाएगा, फिर लेफ्ट साइड इंटरवल ए में स्टोर होगी, फिर राइट बी में, नंबर ऑफ आइट्रेशन एन में और टॉलरेंस ई वेरिएबल में स्टोर होगी। देयर आर टू वेज। पहला तरीका ये है कि आप अपने वेरिएबल्स यहीं पे डिफाइन कर लें अपनी एडिटर विंडो में। दूसरा वे ये है कि आप इनपुट की कमांड लगा दें और कोड रन होने के बाद जब यूजर अपनी इनपुट्स देगा वो उन इनपुट्स की बेस पे रिजल्ट देगा। अब इसे रन करते हैं हम। जब हम इसे रन करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे एंटर योर फंक्शन का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं इसमें @x उसी तरह फंक्शन इनपुट दूंगा 2x माइनस 5 कैरी x प्लस 2। ये फंक्शन हो गया। लेफ्ट साइड में इंटरवल 0 दे रहा हूँ, राइट 1 दे रहा हूँ, नंबर ऑफ आइट्रेशन फॉर एग्जांपल 40 दे रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता क्योंकि स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा हुआ है, और 0.001 में अपनी टॉलरेंस दे रहा हूँ। तो इस केस में कोड रन होगा और 14th आइट्रेशन तक आंसर आ जाएगा। अब ये क्योंकि एक जनरल कोड बन चुका है, फॉर एग्जांपल मैं यही फंक्शन देता हूँ लेकिन इंटरवल की लेफ्ट और राइट साइड थोड़ी एक्सटेंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल -2 लेफ्ट साइड देता हूँ, 2
राइट साइड दे देता हूँ, नंबर ऑफ आइट्रेशन जितनी मर्जी दे दूँ, टॉलरेंस फॉर एग्जांपल मैं 5 या 6 डीपी तक दे देता हूँ, तो उस केस में 26 आइट्रेशन में आंसर आएगा। आप लोग यहाँ पे हैरान हो रहे होंगे कि 0.7322 ये क्यों रिपीट होता जा रहा है इतनी आइट्रेशंस के बाद। तो इसकी रीज़न ये है कि हमने टॉलरेंस यहाँ पे 0.60 एंड देन 1 यानी कि 10⁻⁻7 डीपीज तक की टॉलरेंस दी हुई है। सो अगर मैं इस आंसर को ज़्यादा डीपीज तक देखना चाह रहा हूँ तो मैं अपने कोड में fprintf की कमांड में मॉडिफिकेशन कर दूंगा। यहाँ पे ये 0.7f लिख दूंगा या कि ताकि मुझे 7 डीपीज तक आंसर नज़र आए। और एक और मॉडिफिकेशन ये कर देता हूँ कि मैं इनपुट की कमांड को थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता हूँ विद दिस इक्वल साइन और एक थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ताकि इनपुट करते हुए मुझे कंफ्यूजन ना हो। जस्ट ये ब्यूटीफाई करने के लिए डाल रहा हूँ। सो लेट्स रन दिस अगेन और अब आप देख रहे हैं कि वो इक्वल का साइन भी नज़र आ रहा है। सो मैंने वही फंक्शन दिया, प्रीवियस लेफ्ट साइड राइट साइड, नंबर ऑफ आइट्रेशन फॉर एग्जांपल 50 दे दी और टॉलरेंस वही 0.6 टाइम्स 0 एंड 1। तो आप देख रहे हैं कि अब आपको जो रूट है वो 7 डीपीज तक नज़र आ रहा है और P26 पे 7 डीपीज तक जो आया है ये P27 में भी यही आना था, इसलिए यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। तो 7 डीपीज तक करेक्ट रूट इस फंक्शन का ये है। ओके, देयर इज़ वन लास्ट थिंग जो कि आप देख सकते हैं, हमने ये जो कोड एक जनरल बनाया था और हमने इसमें स्टार्ट में लिखा था कि अगर फंक्शन की वैल्यू एट a एंड b लेस देन 0 नहीं होगी तो उस केस में एल्स में जाएगा ऑफ कोर्स और फिर शो करेगा नो रूट बिटवीन गिवन ब्रैकेट। तो इस चीज़ के लिए हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस फंक्शन का जो रूट है वो 0 से 1 के बीच है। सो 1 और 2 के बीच इसका कोई रूट नहीं होगा और हम इस कोड को फिर भी रन करते हैं इस केस के लिए कोई भी टॉलरेंस देके। सो यू कैन सी ये डिस्प्ले कर रहा है नो रूट बिटवीन गिवन ब्रैकेट्स। So that's it. Thank you so much. That was all about bisection method. If this video was helpful, do subscribe the channel and share the video.